61 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसमें लोकोक्ति है कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता। तो ये है कि अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें से सही विकल्प जो है ये है कि अकेला मनुष्य जो है अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ है। देखिए लोकोक्ति अगर देखें और इधर अर्थ है तो अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसका अर्थ क्या होगा? अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो अंधेर नगरी चौपट राजा। नहीं, अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसका अर्थ होगा कि मनचाही बात हो जाना। अंधा क्या चाहे दो आँखें, मनचाही बात हो जाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। अक्ल बड़ी या भैंस, तो बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थों हो। अपनी टांग उघारिए आपहि मरिए लाज। अपनी टांग उघारिए आपहि मरिए लाज, तो अपना दोष स्वयं को दिखाई नहीं देता। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, छल की कमाई हो यूं ही समाप्त हो जाती है। अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। तो अपनी टांग उघारिए आपहि मरिए लाज, तो डी सही है कि अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। तो इसका सही अर्थ है कि अपनी टांग उघारिए आपहि मरिए लाज। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 63 क्वेश्चन है कि भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा। तो भोजपुर के गांव के आधार पर पड़ा भोजपुरी बोली का नाम, या छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़। तो सही है भोजपुर। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। राजा भोज के वंशजों ने मल्ल राज की स्थापना की। इसका केंद्र जो है शाहाबाद बना। बाद में भोजपुर केंद्र बना। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका और बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी को कौन कौन से नाम से? मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी की बोलियों में मधेसी है, थारू है, सखरिया है, सोनपारी प्रमुख है। और मागधी ब्रज से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी, तो पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी जो है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से विकसित है। पहाड़ी उपभाषा की बात करें तो खस अपभ्रंश से विकसित है। 65 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मशनबी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी को, दक्कनी या हिंदुस्तानी। किससे जो है हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मशनबी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी को, दक्कनी या हिंदुस्तानी को। तो सही जवाब क्या है? मशनबी है। मशनबी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मशनबी जो है फारसी भाषा की शैली है। मशनबी क्या है? फारसी भाषा की शैली है। और मशनबी को जो है क्या नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मशनबी क्या है? फारसी भाषा की शैली है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में मशनवी शैली का प्रयोग किया है। मशनवी से तात्पर्य क्या होता है? काव्य लिखने का ढंग से है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसकी वंदना और पैगंबर की स्तुति, शाही वक्त, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। ये क्या है? ये है मशनवी, जिसमें 4 चरण होते हैं। मशनवी से तात्पर्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 66 क्वेश्चन है कि अखिल भुवन चर अचर शव। अखिल भुवन चर अचर शव, हरिमुख में लखिमा तो चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातो। अखिल भुवन चर अचर शव, हरिमुख में लखिमा तो चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातो। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस है, भयानक रस है, विभत्स रस, भक्ति रस। देखिए पहचानिए।
कि अखिल भुवन चराचर शव हरिमुखी में लखिमा तो चकित भई गद गद वचन विकसित दृढ़ पुलका। तो इसमें अद्भुत रस है कि पंक्ति में अद्भुत रस किसी असाधारण अलौकिक वस्तु घटना या व्यक्ति को देखकर हृदय में स्थित जो विस्मय या भाव अद्भुत रस की सृष्टि करता है उसे क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। इसमें कहा गया कि अखिल भुवन चराचर शव हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकात। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 67 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया में अवधा है, लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, व्यंजना है। तो सूर्य अस्त हो गया, इसमें से डी सही है कि व्यंजना शब्द शक्ति है। वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं। पहला नंबर शाब्दिक व्यंजना कह रहा है कि अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं। शाब्दिक व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। अर्थी व्यंजना किसे कहते हैं, अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहते हैं। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने। इसमें लोकोक्ति है ये, और इसका सही अर्थ क्या है। किसी की व्यवस्थापूर्ण मांगना, किसी से व्यवस्थापूर्ण मांगना, या ऊपर से भला बनकर धोखा देना, या प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, या व्यर्थ में गले पड़ना। तो इसमें से कौन सा जो है लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसमें से सी सही है कि प्रतिभा जो है बचपन से दिखाई देती है, प्रतिभा जो है बचपन से दिखाई देती है। ये होनहार बिरवान के ओत चीकने पात। अगला क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विभावना, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। तो कौन सा अलंकार है इसमें कि बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, विभावना, रूपक, संदेह या भ्रांतिमान। तो हम बता रहे हैं कि कौन सा अलंकार है। ये भैया रूपक अलंकार है। पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का भेद ही रूपक है। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। 70 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता, निर्लज्ज हो किसी की परवाह नहीं होती, निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती, घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। तो जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसमें सही क्या है कि जाके, ये सही है कि बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, ये सही है कि जाके पाँव न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को, 21 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है। तो ये है सही कि 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था, जबकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 72 क्वेश्चन हुआ है। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना मतलब बहुत लज्जित होना, सेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। तो बलिदान के लिए तैयार होना इसका सही अर्थ है। बहुत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। सेखी करना मतलब झूठी प्रशंसा करना, संकट से बचना मतलब बाल बाल बचना।
73वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये मुहावरा है और इसका सही अर्थ बताइए। 2 से 4 बनाने का गणित। 2 से 4 बनाने के गणित का मतलब क्या है? मन में प्रकट होना, या धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना, किसी धुन पर अड़े होना। तो इसका सही अर्थ है बी। क्या है कि धन से जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। देखिए 2 से 4 बनाने के गणित मुहावरे का सही अर्थ है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावरा अगर देखें, शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत है। अगले क्वेश्चन 74वां क्वेश्चन है कि नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवीय लिपि, देवलिपि, दैवीय लिपि या नंदी नागरी लिपि। तो डी से है नंदी नागरी लिपि जो है नागरी लिपि को जानते हैं। नंदी नागरी लिपि जो है नागरी लिपि को जानते हैं। तो नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि जो है परिषद की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। नंदी नागरी जो है नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। तो नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया नंदी नागरी लिपि। और नागरी लिपि परिषद की स्थापना की बात करें तो 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। नंदी नागरी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो अंधियारा मिटना मतलब अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, हंसी उड़ाना। अंधियारा मिटना का अर्थ क्या है? तो ये सही है कि अज्ञान समाप्त होना। अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अज्ञान समाप्त होना। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? अभ्यास करना होता है। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अगर देखें तो ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोधन कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अगले क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है कि हा इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम। हा इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, उपमा, विवक्षा या पुनरुक्ति वदाभास है, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इसमें से सही जो जवाब है विवक्षा है। हा इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, तो ये क्या है? विवक्षा अलंकार है। तो आदर विवक्षा अलंकार है। आदर, घबराहट या आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विवक्षा अलंकार है। आदर हो गया, घबराहट हो गई, आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, रोचकता हो गई आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही क्या कहलाता है? विवक्षा अलंकार कहलाता है। तो हा इन्हें रोकन को टोकना लगाओ तुम, तो ये विवक्षा अलंकार है। 77 क्वेश्चन है कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं। याते सब सुधि भूल गए कर टेकी रहे पल के टारत नाही। याते सब सुधि भूल गई कर टेकी रहे पल के टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं। याते सब सुधि भूल गई कर टेकी रही पल के टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण रस है। तो कौन सा रस है? तो ये जो है श्रृंगार रस है। कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परीक्षाएं। याते सब सुधि भूल गई कर टेकी रही पल के टारत नाही। तो ये क्या है? श्रृंगार रस है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं। पहला नंबर संयोग श्रृंगार होता है। यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर। तो बाईं से दाईं ओर जो है देवनागरी लिपि जो है लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है कहाँ से लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास अगर देखें तो 10वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग जो है गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख जो है गुजरात नरेश जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। 69वां क्वेश्चन है कि कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा होनी चाहिए, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो अभिधात्मक होनी चाहिए कार्यालयीय हिंदी भाषा की जो है। तो कार्यालयीय हिंदी भाषा का अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य जो है अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर अभिधा होता है, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। तो शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कह रहा है कि शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह जो है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अभिधात्मक होनी चाहिए। 80 क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है। 1100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, या 1000 ईस्वी पूर्व से ईस्वी से अब तक, या 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, या 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो कौन सा सही है, तो इसमें सी सही है। कौन सा सही है, सी सही है। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। तो भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न 3 वर्गों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अगर देखें तो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत का देखें तो 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत अगर देखें तो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। पाली प्रथम प्राकृत को देखें तो 500 ईस्वी पूर्व 1 ईस्वी तक, और प्राकृत द्वितीय प्राकृत देखें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश तृतीय प्राकृत देखें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा देखें तो 1000 ईस्वी से अब तक। अब देखिए ये जो है गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो देखिए क्या है कि नाव जो है गर्व से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है। नाव क्या करती है, नाव जो है गर्व से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है, और पानी उसका जयकार करता हुआ उसे अपने हाथों में उठाए रहता है। किंतु जब नाव डूबती है तो अपने ही छोटे से छेद के कारण जो धीरे धीरे कब हो गया वह जान ही नहीं पाती, और छेद हो जाने पर वही पानी उसे खींचकर डुबो देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण, जिसे उसने मामूली सा समझकर अनदेखा कर दिया था। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। हर विपत्ति जो है हम पर तभी हावी होती है जब हम क्या होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन सजग होकर इस बात पर दृष्टि दौड़ाते रहें कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, तब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने कल को कायर और निकम्मे लोग याद करके पछताते रहते हैं। जहाँ हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है। जो कुछ और जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था उससे कहीं बेहतर करने का संकल्प और प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए। जहाँ थे वहीं रहने का, या पहले से बेहतर काम करने का, या सदा पहले की तरह ही काम करने का, या चीज़ों को अनदेखा करने का।
तो पहले से बेहतर काम करने का जो है अनुच्छेद के अनुसार सही संकल्प करना चाहिए। तो अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं, पछताते हैं, सबसे छिपाते हैं या लोगों को बताते हैं या सुधरते हैं। तो अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं, पछताते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 83वां क्वेश्चन है कि दिए गए अनुच्छेद पर सटीक शीर्षक लिखिए। नदी की लहर, सफलता का रहस्य, पराजित व्यक्ति, नाव का छेद। तो अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या है? तो इसमें सटीक शीर्षक अगर देखें तो सफलता का रहस्य जो है ये सटीक शीर्षक इसका बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 84वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है? कि अपनी गलती को अनदेखा करना या दूसरों की नकल करना, सदा सही काम करना या गलती को सुधारना। तो अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का कारण व्यक्ति द्वारा अपनी गलती को अनदेखा करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 50वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का समानार्थी शब्द है? तो उद्देश्य है, कार्य है या कोशिश है या प्रयत्न है। तो कौन सा संकल्प जो है समानार्थी शब्द है? तो उद्देश्य जो है ये समानार्थी शब्द है। उद्देश्य, इरादा, इच्छा शक्ति, कामना शक्ति और दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, व्रत इत्यादि जो है ये समानार्थी शब्द है। अगले गद्यांश की बात करेंगे कि आंसू से भाग्य पसीजा है। आंसू से क्या भाग्य पसीजा है? हे मित्र कहाँ इस जग में, हे मित्र कहाँ इस जग में, नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। आंसू से भाग्य पसीजा है, आंसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में, नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते जलते मग में, दीपक जलते मगमग में। आंसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में, नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। कुछ तनिक ध्यान से सोचो धरती किसकी हो पाई, बोलो युग युग तक किसने किसकी बिरदावली गाई, बोलो युग युग तक किसने किसकी बिरदावली गाई। मधुमास मधुर रुचिकर है, मधुमास मधुर रुचिकर है, पर पतझड़ भी आता है, जगरंग मंच का अभिनय, जो आता सो जाता है, जगरंग मंच का अभिनय, जो आता सो जाता है। सचमुच वाही जीवित है, सचमुच वाही जीवित है, जिसमें कुछ बल विक्रम है, पल पल घुड़दौड़ यहाँ पल पौरुष का संगम है, पल पल घुड़दौड़ यहाँ है बल पौरुष का संगम है। दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है, वीरों के ही गीतों का इतिहास सदा दोहराता है। फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा सब सह लेंगे, परिवर्तन की लहरों में जैसे होगा बह लेंगे। तो काव्य के अनुसार पतझड़ का क्या अर्थ है? सुख है, दुख है, खुशियाँ हैं, ऋतु है। कौन सा सही है? तो काव्य के अनुसार जो है पतझड़ का अर्थ जो है दुख है। काव्य के अनुसार पतझड़ का अर्थ क्या है? दुख है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो परिवर्तन की लहर है, दुर्बल लोग है, पतझड़ का समय है, रंगमंच है। तो परिवर्तन की लहर जो है काव्यांश का उचित शीर्षक है। इतिहास किसे सदैव दोहराता है? चिंता को, वीरों के कार्य को, सभी लोगों को, कमजोरों के कार्य को। तो इतिहास जो है वीरों के कार्य को सदैव दोहराता है। पर्यायवाची शब्द कौन सा विषाद का नहीं है? तो खुशी, सुस्ती, अवसाद, उदासी। तो इसमें खुशी जो है विषाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि सुस्ती, अवसाद, उदासी ये सभी पर्यायवाची विषाद के हैं। उदासी, अवसाद, सुस्ती आदि। काव्य के अनुसार समय किसे कहा जाता है? जो प्रसिद्ध है, जो सबल है, जो दुर्बल है, जो अलग है। तो सी है, जो दुर्बल है काव्य के अनुसार समय उसे कहा जाता है। सचमुच वही जीवित है जिसमें कुछ बल विक्रम है, अन्यथा दुर्बल लोगों को तो समय चुपचाप जो है ही खा जाता है। कौन सा शब्द जो है लैटिन शब्द काग्नो स्क्रेरे से व्युत्पन्न है? क्रिएटिव, कॉन्सेप्ट, कॉग्निशन, करिवोलियम। तो सी सही है। कॉग्निशन जो है शब्द लैटिन के काग्नो स्क्रेरे से व्युत्पन्न है। कॉग्निशन का हिंदी अर्थ जो है अनुभूति है, और कॉन्सेप्ट का हिंदी अर्थ अवधारणा है। क्रिएटिव का रचनात्मक, और वलयम का पाठचर्या है। 92 क्वेश्चन है, सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम में सीखने के किन दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई? भौतिक विज्ञान, अध्यापन विधि, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, सांस्कृतिक या सक्रिय शिक्षा,
तो इसमें सही क्या है, सी सही है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक है। तो सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम में सीखने के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है। जिस विद्यालय में सभी छात्र एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं उसे कहा जाता है विशेष विद्यालय, विशेषज्ञता विद्यालय, समावेशी विद्यालय, सामान्य विद्यालय। उसे समावेशी विद्यालय कहते हैं। जिस विद्यालय में सभी छात्र एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं उसे समावेशी विद्यालय कहा जाता है। समावेशी विद्यालय में सामान्य छात्र एवं शारीरिक अक्षमता वाले बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 21 से जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 में पारित हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई। इसे 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत में क्या किया गया? लागू किया गया। अगले क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है कि निर्णय के मूल्यांकन को सूचित करता है। तो निर्णय और विषय मूल्य, मौखिक और उद्देश्य मूल्य, दुराग्रही या ओपिनियनेटेड व्यक्तिपरक मूल्य, भाषा वस्तुनिष्ठ मूल्य। तो सी सही है इसमें से, दुराग्रही ओपिनियनेटेड व्यक्तिपरक मूल्य को सूचित करता है। निर्णय का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुँचने से लगाया जाता है। कोई भी निर्णय लक्ष्योन्मुख होता है। निर्णय समानता किसी प्रयोजन या लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? फिर से बनाना, रद्दोबदल, आल्टरेशन, परिवर्तन, समानता। तो वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? तो इसमें से सी सही जवाब परिवर्तन है। तो वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम परिवर्तन है। वृद्धि मनुष्य और की शारीरिक रचना से संबंधित है, जबकि विकास क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती हैं? 10 से 12 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, ये 4 से 5 वर्ष। तो बी सही है कि 7 से 9 वर्ष जो है लड़के और लड़कियों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं 7 से 9 वर्ष तक एक समान होती हैं। मानव की वृद्धि एवं विकास में पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान लड़के एवं लड़कियों में 7 से 9 वर्ष के पश्चात कुछ शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिनसे उनके भोजन एवं पोषक तत्वों में भी विशेषता आने लगती है। 98 क्वेश्चन है कि किस प्रकार के नाटक जो है आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? त्रासदी, बल, कॉमेडी, डर। तो किस प्रकार के नाटक जो है आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? तो त्रासदी है। त्रासदी वाले नाटक जो है आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं। त्रासदी का अर्थ है ऐसे नाटक जो दुख से परिपूर्ण हो, जिसके अंत जो है दुखद हो। यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि से कम है तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है। तो 99 क्वेश्चन का डी सही है कि 6 से 36, 6 से 24, 6 से 16, 6 से 60। तो डी सही है 6 से 60। यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि 6/60 से कम है तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री है और दृश्य तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 से कम है तो वह दृष्टिबाधित अथवा अंधा माना जाता है। अगले 100वां क्वेश्चन है कि एलएसी विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए शब्द हैं जो छात्रों को विदेशी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति देता है। एलएसी का अर्थ क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस कोचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वेलम, या लैंग्वेज अक्रॉस कंटेंट, या लैंग्वेज अक्रॉस द क्लास। तो बी सही है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। एलएसी विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए शब्द है जो छात्रों को विदेशी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति देता है। एलएसी का अर्थ है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है।